हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 जो है प्रारंभिक कथन हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल को देखेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता जियोग्राफर को कहेंगे। अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे के दक्षिण भारत उस जगह के हैं जहाँ हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम हैं। इसको बोला गया है उत्तर की तरफ श्रीलंका को बताया गया है। मानचित्र 1 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। यह अल इदरीसी के द्वारा 12वीं सदी 1101 से लेकर के 1200 कब बनाया गया है? 1154 ईस्वी में। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। इस कलाविधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द लिसले के एटलस न्यूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। यह उपमहाद्वीप नाविकों के लिए बनाया गया था 1720 ईस्वी में। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए हम लोग ये इम्पोर्टेंट शब्दावली को देखते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग में की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आ रही है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के नाम से भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ्रांसीसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ये इम्पोर्टेंट है, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका अर्थ आशय है कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान है, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में
आने वाला कोई व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। हिंदी में क्या कहता था? हिंदी में परदेसी, और फारसी में अजनबी कहते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 लेकर के 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। कब से लेकर के 700 1750। इस काल मीन्स ये वाला 700 से लेकर के 1750 के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य मीन्स भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। ये क्या है? कागज का मूल्य, ये आप लोग वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखगारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अभिलेखागार को यहाँ बताया गया है, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा रिकॉर्ड रखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक तथा नकलनविश मीन्स नकल करने वाला नकलनविश हाथ से ही पांडुलिपियां के प्रतिकृति बताते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृहकार की नकल उतारी हो तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में ही नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। ये दिखाया गया है किस तरह ये नकल कर रहे हैं, इसमें दिखा गया है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता होगा। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक
ने क्या लिखा था। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ये दिखाया गया है, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियाँ के बारे में दिखाया गया है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। रहट शब्द को पूछा जाता है, ये सिंचाई के लिए शब्द है रहट। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। ये रहट हो गया। देखिए किस तरह सिंचाई किया जा रहा था। सिंचाई का ये रहट सिंचाई। इस काल में जिन सब समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों के आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति। आदि समूहों ने उठाया। इस पूरे काल में के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास का मतलब दिया गया है। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं और पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती है और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उसकी पृष्ठभूमि और
व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थी। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर किसी राज्य की एक छोटी इकाई भी भर होती थी। छोटी इकाई भर होती थी। गांवों का रिवाज क्या था? मुखियाओं का शासन। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर के 1287 की प्रशंसा की एक संस्कृति प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करने वाला, प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखेंगे हम लोग में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आता था। गौड़ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण मीन्स आश्चर्य करता था, ये कैसे हो सकता है। साथ ही वह समझने की कोशिश में लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। यह हम लोग मैप दे सकते हैं। मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, अरब सागर, बंगाल सागर। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मासलिक अल अबसर फी मामलिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, मोहम्मद बिन तुगलक का आप लोग मैप देख लीजिएगा। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कबीर अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार मुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास। द्वार समुद्री, यहाँ से द्वार समुद्री कर्नाटक, तेलंगानी, ये सब हम लोग पकड़ सकते हैं, लेकिन द्वार समुद्री थोड़ा हटके है। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। किसी विशेष क्षेत्र की भाषा ये नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं। केवल ब्राह्मण ही जानते थे संस्कृत भाषा। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। ये आप बनाइएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अपने क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद का ये जिक्र कर रहा है। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें
इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है था जो क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 लेकर के 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि अनेक चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म, ये हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज ही जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। पुरोहितों, प्रशंसा करने वाला। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इन्हें संरक्षण थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी बढ़ गया था। संरक्षक का मतलब दिया गया है कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। इस युग मतलब 700 से लेकर के 1750 ईस्वी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह ही सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था में रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति का सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायियों भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों ने कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे ही सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ये कहा गया है कि कैसे कैसे इस्लाम धर्म आया भारत में, और इसमें एक शिया थे, एक सुन्नी थे, इसको समझाया गया है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों का झलकता है।
यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व है रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों तथा कालों में बांट दिया जाए तो उस समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अंग्रेज इतिहासकारों ने 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल उनके बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न है। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ किया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर सिर्फ बताया गया है कि कैसे कैसे मिडिल इंडिया स्टार्ट हुआ है। कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? विदेशी आप लोग लिख लीजिएगा। गांव में आने वाले अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग न हो उसे विदेशी कहते थे, जिसे हिंदी में कहते थे परदेसी कहते थे और फारसी में अजनबी। नीचे उल्लिखित बातें सही है या गलत उसे देखें। सन 700 के बाद के काल संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की है। बिल्कुल सही। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। बिल्कुल सही। सल्तनत गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। नहीं, ये गलत है। अभिलेखगारों में दस्तावेज रखे जाते थे। 14वीं सदी का एक इतिहासकार कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। क्या इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ फसलें क्या था? आलू था, मक्का, मिर्च,
चाय, कॉफ़ी हो गया। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेट और मिल सके। ये मेरा नया चैनल है दोस्तों, कृपया सपोर्ट करें। आपका दिन शुभमय हो। जय श्री राम।